Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a drama named as The Sea by Edward Bond. This is included in a subject 20th century British literature, poetry and drama which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले एडवर्ड बॉन्ड की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो फुल नेम इज़ एडवर्ड बॉन्ड. अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें सो ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of July 1934. प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें होलोवे, नॉर्थ लंदन, इंग्लैंड. अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखें तो ही वॉज बॉर्न इन टू अ वर्किंग क्लास फैमिली ड्यूरिंग द डिप्रेशन. ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 15 विद नो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस. नेक्स्ट चलते हैं. ही सर्व्ड इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग हिज नेशनल सर्विस 1953 से 1955 के ड्यूरेशन में. ही एजुकेटेड हिमसेल्फ एक्सटेंसिवली थ्रू रीडिंग एंड थिएटर गोइंग आफ्टर लीविंग स्कूल. करियर बिगनिंग्स की बात करते हैं. सो ही बिगेन राइटिंग प्लेस इन द लेट 1950s. उसका जो फर्स्ट प्ले था द पॉप्स वेडिंग 1962 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर मार्किंग हिज डेब्यू. नेक्स्ट चलते हैं. तो इसके जो अर्ली प्लेस थे वो इन्फ्लुएंस थे ब्रेक्टियन थिएटर से, सोशल क्रिटिसिज्म से और जो पॉलिटिकल टेंशन थी पोस्ट वॉर ब्रिटेन की उससे. अगर हम बात करते हैं ब्रेक्टियन थिएटर क्या है सो बेसिकली ये वो स्टाइल और टेक्निक्स हैं ड्रामा की जो कि एक जर्मन प्ले राइट और डायरेक्टर जो है बर्टोल्ट ब्रेक्ट उसने जो है डेवलप की थी. अब बर्टोल्ट ब्रेक्ट का एम ये था कि थिएटर को एक टूल बनाए, ठीक है, सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए. उसने इसको एपिक थिएटर भी कहा बजाय इसके कि सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, ठीक है. वो ऑडियंस को ये चाहता था कि वो क्रिटिकली सोचें, ठीक है, कि क्या वो देख रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं. अगर इसकी की फीचर्स की बात करते हैं ब्रेक्टियन थिएटर की तो सबसे फर्स्ट है एपिक थिएटर. ब्रेक्ट जो है उसने इस स्टाइल को एपिक कहा क्योंकि इसमें एक स्टोरी जो है वो बताई जाती है बजाय इसके कि ज़िंदगी के एक रियलिस्टिक स्लाइस को रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है. इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की बजाय इसमें जो राशनल ऑब्जर्वेशन है और सोशल एनालिसिस है उसको प्रमोट किया जाता है. सेकंड वन इज़ एलियनेशन इफेक्ट, ठीक है. एलियनेशन इफेक्ट जो है वो बर्टोल्ट ब्रेक्ट का सबसे ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है. वो ऑडियंस से ये चाहता था कि वो इस बात से खबरदार रहें कि वो एक प्ले देख रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इसके मैसेज को एनालाइज कर सकें बजाय इसके कि अपने आप को इमोशनली उसमें इतना इंडल्ज कर लें कि उनको और कोई चीज़ नज़र ही ना आए, ठीक है. अब जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट है उसका क्या बिलीव था कि जो ब्रेक्टियन थिएटर है ये एक्सपोज करेगा सोशल इनजस्टिसेस को. उसके साथ साथ क्या है कि ऑडियंस को इनकरेज करेगा कि वो सोसाइटी को क्वेश्चन करें, ना कि सिर्फ जो करेक्टर्स हैं उनके साथ इमोशनली वो इंगेज हो जाएं. और उसके साथ साथ चेंज को इंस्पायर करना अवेयरनेस और रीज़न के थ्रू. इसके मेजर वर्क्स की बात करें तो इसका फर्स्ट वर्क है बिंगो 1973. सेकेंड वर्क है सेव्ड 1965. थर्ड वन इज़ अर्ली मॉर्निंग 1968. लियर 1971. द सी 1973. ये प्ले आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं. द वॉर प्लेज 1985. नेक्स्ट चलते हैं उसकी पर्सनल लाइफ की तरफ. He married Elizabeth Bond, who also translated some of his major works. He lived a private and reclusive life. Reclusive life basically क्या है कि दुनिया से दूर ज़िंदगी गुजारना. रिक्लूसिव बेसिकली होता है अलग अलग, ठीक है, या तन्हाई पसंद. रेयरली गिविंग इंटरव्यूज़. ही डिवाइड्स टाइम बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है. अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें सो ही रिसीव्ड मल्टीपल इंटरनेशनल थिएटर अवार्ड्स. दो controversial in Britain, Bond is highly celebrated in Europe, particularly in France and Germany for his intellectual and moral rigor. नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा प्ले है द सी बाय एडवर्ड बॉन्ड, इसके ओवरव्यू की तरफ, ठीक है. द सी जो है ये एक ट्रेजिक कॉमिक प्ले है, ठीक है. ट्रेजिक कॉमिक क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं.
ट्रेजिक कॉमिक कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाए, यानी कि वो आपको हंसाए भी और एट द सेम टाइम आप उसको देखकर सैड भी फील करें, तो ये प्ले जो है ये ट्रेजिक कॉमिक है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी एक लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क है जिसमें ट्रेजिक सीरियसनेस को कॉमिक रिलीफ या आयरनी के साथ ब्लेंड किया जाता है। ठीक है, इससे पिटी और लाफ्टर जो है दोनों के जो इमोशंस हैं वो इवोक होते हैं और इसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसकी absurdity को और रियल लाइफ की कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर पेन और ह्यूमर जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो द सी जो है वो एक ट्रेजिक कॉमिक ड्रामा है जिसका जो पसे मंज़र है 1907 में इंग्लैंड के मशरकी साहिल पर वाक़या फोर बीच नामी एक छोटे से साहली कस्बे का है। ठीक है, अब इसको सब टाइटल्ड जो किया गया है, इसका जो उन्वान है वो एक मज़ाहिया ड्रामा यानी कि एक कॉमेडी है, लेकिन इसमें फार्स, ठीक है, यानी कि मज़हका खेजी, सटायर और ट्रेजेडी जो है उसको कंबाइन किया गया है ताकि जो ग्रीफ, मैडनेस, क्लास और सोशल हिपोक्रेसी है उसके थीम्स को एक्सप्लोर किया जा सके। अब ये जो वर्ड है फार्स, मज़हका खेजी, ये कॉमेडी जो प्ले है, ठीक है, उसकी एक टाइप है विच इज़ बेस्ड ऑन सिली और अनलाइकली सिचुएशंस और अ सिचुएशन दैट इज़ सो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड और अनफेयर दैट इट बिकम्स absurd और रिडिकुलस। ठीक है, अब एक वायलेंट स्टॉर्म यानी कि एक शदीद तूफ़ान, ठीक है, अ ड्राउंड यंग मैन, एक डूबा हुआ नौजवान, एंड द टाउन्स पीपल्स रिएक्शन फ्रॉम द सेंट्रल नैरेटिव, और जो कस्बे के लोगों के रद्द अमल हैं ये मरकज़ी दास्तान को तश्कील देते हैं। ठीक है, जो इंसानी ज़िंदगी की absurdity और जो क्रुएलिटी है यानी मज़हका खेजी जो है और जो बेरहमी है दोनों को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इस प्ले की इन डिटेल समरी की तरफ। तो इसमें टोटल 8 सीन्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हम जो है सीन्स को डिस्कस करेंगे। सीन 1 जो है द स्टॉर्म एंड द ड्राउनिंग। ठीक है, अब जो ये प्ले है, जो ड्रामा है, इसका आगाज़ जो है एक शदीद और तूफ़ानी मौसम से होता है। ठीक है, दो नौजवान जिसमें विली कार्सन, ठीक है, और कॉलिंस समंदर में अपनी कश्ती के उलटने के बाद लहरों में फंस जाते हैं। ठीक है, विली जो है वो मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन एवंस एक शराबी और एक संकी बूढ़ा आदमी जो कि तन्हाई की ज़िंदगी गुजारता है वो मदद करने से इनकार कर देता है। ठीक है, और बड़े जो बेरब्त जुमले जो है वो बकने लगता है। अब हैच, ठीक है, इस दौरान हैच जो कि एक शक्की जहनीत रखने वाला कपड़ा बेचने वाला, ठीक है, टाउन्स पैरानॉइड ड्रैपर, ड्रैपर कहते हैं कपड़ा बेचने वाला, ठीक है, वहाँ पहुँचता है। वो विली को देखकर समझता है कि ये कोई जो है एलियन इन्वेडर है, यानी कि ये कोई खलाई मखलूक है, और चिल्लाता है कि फ़ौज ने इसे ख़त्म करने के लिए गोलाबारी शुरू कर दी है। अब जो विली है उसकी मदद के लिए पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंचती और बिलाखिर कॉलिन जो है वह समंदर में डूबकर मर जाता है। ये जो सीन है इंसानी बेहसी, पागलपन और जो माशरती इंतशार है उसकी एक तमसील के तौर पर सामने आता है, जो पूरे ड्रामा के जो तंजिया और अलमनाक लहजा है उसकी बुनियाद रखता है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 2 की तरफ, द शॉप। अब नेक्स्ट डे का जो सीन है, अगले दिन का मंजर हैच की कपड़ों की दुकान में खुलता है जहां कस्बे के लोग गपशप में मसरूफ़ हैं। ठीक है, अब हैच जो है उसकी शक्की जहनीत पैरानोया, ठीक है, पैरानोया क्या है, ये एक ऐसी थिंकिंग है जिसके अंदर फीलिंग्स होती हैं डिस्ट्रस्ट की, बेयकीनी की और सस्पिशन की, यानी कि शक की दूसरों को लेकर, और उसके पास कोई ऐसी सॉलिड रीज़न भी नहीं होती कि वो शक करे, लेकिन फिर भी वो इसी तरह से सोचता है। तो है जो है वो एक शक्की जहनीत का मालिक है। ठीक है, और इसकी जो शक्की जहनीत है वो अब और बढ़ जाती है। वो यकीन करने लगता है कि खलाई मखलूक ने कस्बे में जो है दरअंदाजी यानी जज़ब होना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इसके जो असिस्टेंट्स होते हैं, इसके जो मददगार होते हैं, हॉलरकट, कार्टर और थॉमसन, ठीक है, खौफजदा होकर इसकी बातें सुनते हैं। ठीक है, जबकि वो जो गंदी मखलूक़ात हैं और जो लैंडिंग्स हैं स्पेस से, ठीक है, उसके बारे में पागलपन की हद तक बातें करता है। अब इस दौरान मिसेस लुइस
राफ़ी जो आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक मगरूर और हुक्म चलाने वाली औरत है और मुकामी समाज पर अपनी जो गिरफ्त है उसको रखती है, दुकान में वो दाखिल होती है। वो हैज की जो गुस्ताखी है और जो बदतमीज़ी है इस पर से सख्ती से डांटती है, ठीक है। अब ये जो मंज़र है ना सिर्फ हैज के पागलपन और समाजी खौफ को ज़ाहिर करता है, बल्कि जो जो क्लास डिफरेंसेस हैं और समाजी ताकत के अदम तवाज़न को भी उजागर करता है, जो पूरे ड्रामा में एक मरकज़ी मौजू के तौर पर सामने आता है। अभी सेकंड सीन ही चल रहा है, ठीक है, कि कुछ ही देर में विली कार्सन जो है वो दुकान में दाखिल होता है, ठीक है। वो पानी में भीगा हुआ होता है, उसका जर्द चेहरा होता है और गम से निढाल होता है, ठीक है। वो मिसेस राफ़ी जो है उससे कॉलन के बारे में बात करने आया होता है, जो इसकी जो बांजी है रोज़ जोन्स, उससे मंगनी शुदा था, ठीक है, यानी कि उससे इंगेज था, ठीक है। उसकी नीज़ है रोज़ जोन्स मिसेस राफ़ी की। अब मिसेस राफ़ी जो है बज़ाहिर हमदर्दी का इजहार करते हुए इसे दोपहर के खाने की पेशकश करती है, जबकि इसकी साथी जो मिसेस टाइल हाउस है वो अफसोस से कहती है दिस टेरिबल सी, ठीक है, यानी ये खौफनाक समंदर। अब ये जो मंज़र है एडवर्ड बॉन्ड के जो जक्स्टापोजिशन का यूज़ है, जो तज़ाद का इस्तेमाल है, उसकी बेहतरीन मिसाल पेश करता है। वो एक तरफ हैच के जुनूनीपन और वहम परस्ती को दिखाता है और उसके दूसरी तरफ मिसेस राफ़ी की जो बनावटी शराफत है और जो उसकी ये क्लास का एक प्राउड है उसको, ठीक है। दोनों किरदार अपने पागलपन और मुनाफ़कत के मुख्तलिफ रूपों में जो सोशल और मॉरल डिके है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सीन 3 की तरफ, एवंस बीच हट, ठीक है। अब जो विली कार्सन है एवंस से मिलने जाता है, वो साहिल पर तन्हा रहने वाला एक संकी और एक गोशा नशीन बूढ़ा आदमी है, ठीक है। विली इससे ये जानना चाहता है कि कॉलिन की लाश कहाँ आकर ठहर सकती है, ठीक है। एवंस जो कभी समाज का हिस्सा था लेकिन अपनी बीवी की मौत के बाद तन्हाई इख्तियार कर चुका है, वो विली से ज़िंदगी, किस्मत, जुल्म और फितरत की बेहिसी पर जो फ़लसफ़ाना एक गुफ्तगू है वो करता है, ठीक है। वो कहता है इट डज़ंट मैटर हाउ क्लियर द मेन करंट्स आर, यू हैव टू लिव थ्रू द डिटेल्स, इट इज़ ऑलवेज द डिटेल्स दैट मेक द ट्रेजिडी, ठीक है। वो कहता है ये कोई मायने नहीं रखता कि मरकज़ी जो धारे हैं वो कितने वाजे हैं, तुम्हें ज़िंदगी की तफसीलात से गुज़रना ही पड़ता है। हमेशा जो तफसीलात ही हैं, ठीक है, वो ही ट्रेजिडी बनाती हैं। अब इस दौरान एक बार फिर से हैच जो है वो वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। वो इंटरप्ट करता है, वो विली और एवंस दोनों पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो जो खलाई साजिश है, जो एलियन कंस्पिरेसी है उसका हिस्सा है, ठीक है, और बदला लेने की धमकी भी देता है। अब ये जो मंज़र है हैच के पागलपन की इंतहा और जो एवन है उसकी डीप इंटेलेक्चुअल इंसाइट के दरमियान एक तज़ाद, एक कंट्रास्ट कायम करता है। जहाँ हैच का जुनून इंसानी अकल की तबाही की अलामत है, वहीं एवंस जो है उसकी हकीमाना तन्हाई जो है इस दुनिया की मीनिंगलेसनेस, ठीक है, और जो फितरत है उसकी सफ़ा गैर जांबदारी को आश्कार करती है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 4 की तरफ, जो कि है पार्क हाउस, ठीक है। अब ये जो सीन है, ये जो मंज़र है मिसेस राफ़ी के घर में पेश आता है, जहां आला तबके के रिहायशी एक चंदा इकट्ठा करने के ड्रामा पेजेंट की रिहर्सल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ड्रामा जो है ऑर्फियस, ठीक है, और यूरिडिसी जो है उसकी तमसील है, जिसका मकसद जो है वो कोस्ट गार्ड फंड के लिए रकम जमा करना है, ठीक है। अब ये जो रिहाइश है इसका मंज़र जो है वो इंतहाई मज़हका खेज़ है, ठीक है, और बनावटी है। जो विकर है, जो पादरी है और मुकामी ख़वातीन हैं, वो फजूल और जो सती गुफ्तगू है उसमें मसरूफ़ हैं। इनकी गुफ्तगू में एहसास या गहराई का कोई भी हमें जो एलिमेंट है वो नज़र नहीं आता। इस दौरान विली कार्सन जो अब भी गम और सदमे में मुब्तला है, ठीक है, क्योंकि कॉलिन जो है वो डूबकर मर चुका है, वो कमरे में मौजूद है, लेकिन कोई इसकी तकलीफ़ जो है उस पर तवज्जो नहीं देता। अब अचानक दूर कहीं से जो मिलिट्री रेंज है, जो फ़ौजी मशक़ें हैं, ठीक है, उनकी तोपों की गूंज सुनाई देती है। मिसेस राफ़ी जो है वो नाराज़ होकर शिकायत करती हैं कि ये जो शोर है इसके आर्टिस्टिक मूड जो है उसको ख़राब कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं।
इस मौका पर अब विली और रोज़ जो कॉलिन की मंगेतर थी, ठीक है, एक खामोश लेकिन पेनफुल जो कॉन्वर्सेशन है वो करते हैं। दोनों गम, गुनाह के एहसास और बेहिसी से दो चार हैं, ठीक है। इनके इर्द गिर्द जो जारी खोखले समाजी रसूमात हैं और जो ये बनावटी शाइस्तगी है, ठीक है, इनके ज़ाती दुख को और ज़्यादा गहरा और नाकाबिले बर्दाश्त बना देती है। ये मंज़र जो है ये इंसानी जज्बात की सच्चाई और जो समाजी दिखावे की खोखलाहट है उसके दरमियान एक गहरा कंट्रास्ट पैदा करता है, जहां मोहब्बत और नुकसान की जो सच्चाई है इस क्लास वर्ड की जो सुपरफिशियलिटी है उसके मुकाबिल आ खड़ी होती है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ सीन की तरफ, जो कि है हैच कॉन्स्पिरेसी, यानी कि हैच की साजिश। अब मंजर दोबारा हैच के कपड़ों की दुकान में मुंतकिल होता है, ठीक है। हैच अपने जो असिस्टेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हॉलर कट है, कार्टर है, थॉमसन है, उनके सामने पागलपन की इंतहा पर पहुंच चुका है, ठीक है। वो चीखता चिल्लाता है कि समंदर में दिखाई देने वाला, ठीक है, परेशानी में फंसे जहाज़ दरअसल क्या हैं कि खलाई मखलूक के जहाज़ हैं जो खुफिया तौर पर इंग्लैंड में उतर रहे हैं, ठीक है। और वो जुनून भरी वतन परस्ती के जोश में नारा लगाता है एसटी जॉर्ज फॉर इंग्लैंड, ठीक है। अब ये जो मंजर है, ठीक है, हैच के बढ़ते हुए पागलपन को वाज़ह करता है, जो महज एक फ़र्द की जहनी खराबी नहीं बल्कि समाजी खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और जो अंधी कौम परस्ती है उसकी अलामत है। एडवर्ड बॉन्ड यहाँ ये दिखाता है कि जहालत और खौफ जब इक़्तिदार और नज़रियात के साथ मिल जाते हैं तो वह तबाही और जुनून में बदल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हैच के जो डिल्यूजन्स हैं, ठीक है, इसके वहम अब ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने मुलाजमों को हुक्म देता है कि एवंस और विली जो है दोनों पर नज़र रखें, क्योंकि वो यकीन कर चुका है कि ये दोनों जो हैं खलाई दुश्मन हैं, ठीक है, जो कस्बे पर कब्ज़ा करने आए हैं। अब हैच का ये जुनून अब सिर्फ ज़ुबान तक महदूद नहीं रहता बल्कि अमली तशद्दुद का रंग इख्तियार करने लगता है, ठीक है, जो समाजी नफ्सियाती तबाही की एक अलामत है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ सीन की तरफ, ठीक है, द बीच डिस्कवरी ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि अब साहिल है, ठीक है, और लाश जो है वो दरियाफ्त हो गई है। अब ये जो मंजर है, ठीक है, फिर से समुंदर के किनारे पर आता है। रोज़ और विली साहिल पर खामोशी से चल रहे हैं और कॉलिन की यादें इनके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, ठीक है। अब रोज़ जो है वो अपने दुख का इजहार करते हुए कहती है कि इनकी मोहब्बत एक ऐसी आग थी जो कभी बुझती नहीं, अ फायर दैट डजंट डाई आउट। इसके बरक्स जो विली कार्सन है एक मायूस और हकीकत पसंदाना नज़रिया पेश करता है। वो ये कहता है कि जो मोहब्बत है और जो उम्मीद है ये बज़ाहिर बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर डेंजरस इल्यूजन्स जो हैं, जो ख़तरनाक फ़रेब है, वो साबित होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है ये ऐसी तसल्लियाँ हैं जो इंसान को हकीकत से दूर कर देती हैं। इफ़ यू लुक एट लाइफ क्लोजली इट इज़ अनबियरेबल बट दैट इज़ वेयर यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, ठीक है। वो कहता है कि अगर तुम ज़िंदगी को करीब से देखो तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर यही वो मुकाम है जहाँ से तुम्हें अपनी ताकत तलाश करनी होती है, ठीक है। अब ये जो इसका जुमला जो है इस पूरे ड्रामा के फ़लसफ़ियाना महवर को ज़ाहिर करता है कि दर्द और जो मीनिंगलेसनेस है, ठीक है, वो मैदान है जिसमें इंसान को अपनी हिम्मत और इंसानी वक़ार जो है वो तलाश करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी दौरान रोज़ और विली साहिल पर कॉलिन की डूबी हुई लाश देख लेते हैं जो समंदर ने वापस उछाल दी है, ठीक है। अब दोनों जो हैं गम और सदमे से निढाल हो जाते हैं, लेकिन इसी वक्त हैच जो मुकम्मल तौर पर जुनून में मुब्तला है, इनके कदमों के निशानात पर चलता हुआ वो भी उसी बीच पर साहिल पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो लाश को जो है वो एक एलियन समझता है, उसको एक खलाई मखलूक समझकर ये चिल्लाता है किल इट, मार दो इसे, मार दो, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कॉलिन की जो लाश है उसको चाकू से घोंप देता है। विली ये मंजर जो है ये दश्त ज़दा होकर देखता रह जाता है और आहिस्ता से कहता है दैट इज़ एन इनोसेंट मर्डर, ये एक मासूम कत्ल है, ठीक है। अब ये जो मंजर है ये ट्रेजेडी और घटिया जो मज़हका है, ठीक है, उसका इंतहाई मौसर इम्तजाज है। ये ना सिर्फ हैच के जुनून और उसके जो समाजी पागलपन है उसको बेनकाब कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो इखलाकी खोखलापन है और इंसानी हमदर्दी के ज़वाल है
उसको भी सामने लाता है। यूं यहाँ पर एडवर्ड बॉन्ड ये दिखाता है कि समाज के इखलाकी तवाज़न के बिगड़ने से इंसानियत खुद एक बेमानी तमाशा जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 7 की तरफ, द फ्यूनरल, ठीक है, जनाजा। अब मंजर जो है वो कॉलिन के जनाजे का है। पूरा कस्बा बज़ाहिर गम और अकीदत के इजहार के लिए जमा होता है, ठीक है। अब जो तकरीब है इसकी क़यादत जो है विकर कर रहा है, वो पादरी कर रहा है, लेकिन असल इख्तियार और नुमाइश पर कब्ज़ा मिसेस राफ़ी का है, जो हमेशा की तरह खुद पसंदी और नुमाइशी वक़ार का मुजाहरा करती है, ठीक है। वो जनाजे के दौरान जो सेल्फ इम्पॉर्टेंट पोइटिक वर्सेस हैं, ठीक है, उनको पढ़ती है, जैसे कि किसी मजहबी रस्म की बजाय स्टेज परफॉर्मेंस जो है वो पेश कर रही है। हिज ऐश विल फॉल स्पार्कलिंग एज लाइट, लाइटनिंग द डीप विद ड्रीम्स ऑफ होम, ठीक है। उसकी राख रोशनी की मानद चमकेगी, गहराइयों को घर के ख्वाबों से रोशन करेगी। अब उसकी ये बनावट ज़दा ज़ुबान और जो ड्रामाई अंदाज़ है इस मंज़र को ट्रेजेडी की बजाय मज़हका खेज़ बना देता है, यानी कि कॉमेडी बना देता है। अब इसी दौरान मिसेस टाइल हाउस जो है वो बेहोश होकर गिर जाती है और जो पादरी है, जो विकर है, वो कमज़ोर और एक गैर मुतासिर कुन अंदाज में दुआ मांगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जनाजे की जो तकरीब है एक छोटी छोटी बातों पर झगड़ों और तंजिया तकरार में बदल जाती है। ये मंजर एडवर्ड बॉन्ड के समाजी तंज जो है, ठीक है, उसका एक उरूज है। वो दिखाता है कि जो मजहबी रसूमात हैं और जो समाजी तकरीबात हैं कैसे एहसास, वक़ार और इंसानी जो सदाकत है उसे बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, ठीक है। ये जनाजा, ये फ्यूनरल जो कि गम और एहतराम का मौका होना चाहिए था, इसमें जो क्लास सुपरफिशियलिटी है वो उस चीज़ों को दिखाया गया है, ठीक है। यूं द सी जो है, ये जो प्ले है उसमें समाजी जवाल, ठीक है, रूहानी खला जो है, ठीक है, और इंसानियत के खो जाने की मंजर कशी की गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इस सीन का रिमेनिंग पार्ट है वो ये है कि अब जब जनाजे के इस इंतशार के दौरान एवंस जो पूरे ड्रामा में वाहिद सच्चा और इंसान दोस्त किरदार के तौर पर उभरता है, जिली, ये एक नौजवान नौकरानी है, एक यंग मेड है, उसके करीब आता है ताकि इसे तसल्ली और हमदर्दी दे सके, लेकिन जिली जो है वो डरी हुई चीख उठती है और इससे पीछे हट जाती है। अब ये जो मंजर है लामती तौर पर इस बात की नुमाइंदगी करता है कि इंसानियत खुद अपनी सच्चाई और खुलूस से खौफजदा हो चुकी है। अब जो जिली की चीख थी वो बेसिकली क्या है, वो सच्चाई, वो हमदर्दी, वो कंपैशन, वो इखलाकी बसीरत जो है उसके इनकार की एक अलामत है। यूं एवंस जो इंसानी ज़मीर की आखिरी झलक है, ठीक है, वो रद्द कर दिया जाता है। अब पूरा जो जनाजा है वो एक क्रूअल पैरोडी जो है उसमें बदल जाता है, एक ऐसा तंजिया खाका जो कि समाजी बरादरी यानी कम्युनिटी और स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत के खोखलापन को बेनकाब करती है। नेक्स्ट चलते हैं सीन 8 की तरफ, ठीक है, एवंस फिलोसॉफिकल एंडिंग, ठीक है। अब ड्रामा जो है उसका आखिरी मंजर एक पुरसुकून लेकिन गहरा अलामती मंजरनामा पेश करता है, ठीक है। अब जो साहिल है उस पर दोबारा खामोशी छा चुकी है, वही जगह जहां तूफान ने इब्तिदार में सब कुछ जो है वो हिला कर रख दिया था। अब जो विली कार्सन है आखिरी बार एवंस से मिलता है इससे पहले कि वो कस्बा छोड़कर चला जाए। अब एवंस जो है वो समंदर के किनारे लाइफ यानी ज़िंदगी, डेथ यानी मौत, और जो कॉस्मिक कॉन्टिन्यूटी है यानी कायनाती तसलसल है उस पर गहरे जो फ़लसफ़ियाना ख़यालात हैं उनका इजहार करता है, ठीक है। वो दुनिया को एक ऐसी इटर्नल साइकिल के तौर पर देखता है जिसमें तबाही और तजदीद एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन और रीन्यूअल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसके नज़दीक जो ज़िंदगी है वो ख़ुद मौत पर हंसती है क्योंकि ये इख्तिताम के बाद एक नई इब्तिदा जन्म लेती है, ठीक है। ऑल डिस्ट्रक्शन इज़ फाइनली पैटी, इन द एंड लाइफ लॉफ्स एट डेथ। वो कहता है कि हर तबाही जो है वो आखिरकार मामूली है, ठीक है, आखिर में ज़िंदगी मौत पर हंसती है, ठीक है। एवंस जो है चूहे और चूहा पकड़ने वाला, द रैट, और जो रैट कैचर है उसकी तमसील पेश करता है जो कि इंसानी तशद्दुद, उसकी स्ट्रगल और जो
इर्तिकाई बका है उसकी अलामत है। इसके नज़दीक इंसान जो है वो हमेशा अपनी बर्बादी के ख़िलाफ़ लड़ता है और इसी लड़ाई में वो अपनी इंसानियत जो है उसी को हासिल करता है। विली कार्सन जो है खामोशी से एवंस की बातें सुनता है, अगरचे वो पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन इसकी रूह जो है वो बदल चुकी होती है। अब वो दुनिया को एक नई नज़र जो है उसके साथ देखने के काबिल हो जाता है। एवंस आखिर में कहता है कि सफरिंग दो अनबेरेबल इज़ ओनली पाथ टू अंडरस्टैंडिंग, कि दुख जो है वो चाहे कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो, समझने का वाहिद रास्ता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो प्ले है, जो ड्रामा है, एक अजीब लेकिन एक नाजुक उम्मीद के एहसास के साथ जो है वो एंड होता है। मायूसी, दुख और जो इखलाकी जवाल है उसके बावजूद एडवर्ड बॉन्ड ये इम्कान रखता है कि जो एंड्योरेंस है, जो सब्र है और जो कंपैशन है यानी हमदर्दी जैसे इंसानी औसाफ शायद अब भी इस पागल दुनिया में ज़िंदा रह सकते हैं। ये इख्तिताम एक खामोश इंसानी जो विक्ट्री है उसकी झलक पेश करता है। ऐसी विक्ट्री, ऐसी फतह जो अजीम नहीं लेकिन सच्ची है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। तो फर्स्ट थीम है ह्यूमन क्रूएलिटी एंड मैडनेस। ठीक है, हैच का जो पैरानोया है उसकी जो शक्की जहनीत है और सोसाइटी के इनडिफरेंस जो हैं वो एक्सपोज करते हैं कि जो वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसकी सलाहियत, उसका पोटेंशियल हर इंसान में मौजूद है। ठीक है, इसका सेकंड थीम है ग्रीफ एंड आइसोलेशन यानी गम और तन्हाई। ठीक है, विली और रोज़ गम, गुनाह के एहसास और जो वजूदी तन्हाई है उसके नुमाइंदा हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लास एंड सोशल हिपोक्रेसी। ठीक है, यानी तबकाती निज़ाम और समाजी मुनाफ़कत। मिसेस राफ़ी जो हैं इस छोटे साहली कस्बे में अशराफिया जो है उसके मुनाफिक चेहरे की नुमाइंदा। इसके बरक्स जो एवंस है, ठीक है, वो एक सच्चा इंसान है जो इंसानियत, हमदर्दी और रूहानी सच्चाई की असल की अलामत बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थीम है नेचर एंड द इनडिफरेंट यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि फितरत और बेहिस कायनात। जो समंदर है, द सी, पूरे ड्रामा में एक मरकज़ी अलामत के तौर पर मौजूद है। ठीक है, ये एक साथ तबाही, डिस्ट्रक्शन और रीजनरेशन यानी कि तख्लीक जो है दोनों की कुव्वत रखता है। नेक्स्ट थीम है होप वर्सेस डिस्पेयर यानी उम्मीद और मायूसी। जो ये ड्रामा है, ठीक है, इसमें मायूसी हर तरफ फैली हुई है। इंसान एक दूसरे से, समाज से और ख़ुद से जो है वो कटा हुआ है, मगर इसी अंधेरे में एडवर्ड बॉन्ड के ये जो मुकालमे हैं उनके ज़रिए एक मध्यम लेकिन एक पायदार उम्मीद जो है वो पैदा करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.